हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सीसैट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। और बस सिर्फ हमें सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे 95 प्लस एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, ताकि अगर आप कुछ क्वेश्चंस करो, नियर अबाउट 27 क्वेश्चंस आते हैं सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन से, तो आप 20 प्लस क्वेश्चन, 20 प्लस मतलब 95% में एक्यूरेसी आपको बता रहा हूँ। ओके, तो नियर अबाउट आप 25 तक राइट कर सकते हो। ओके, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखो। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके कितने टाइप्स आते हैं। ओके, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव है सीसैट को सॉल्व करना है, सीसैट की कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है विद 95% एक्यूरेसी। चलो देखते हैं। तो बेसिक में क्या है, एक पहले तो एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए सीसैट की कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त। बेसिकली हमें सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चंस आते हैं। अब पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, हर एक पेपर में आपको 27 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब 27 क्वेश्चन में से नियर अबाउट आप समझो कि 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि टफ थे, अजम्पशन के, कभी कभी समझ में नहीं आता, रिस्क नहीं लेना चाहिए वहां पे, हमने छोड़ दिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन इतने अच्छे से करने पड़ेंगे कि आपके 22 प्लस जो पैसेजेस आएंगे वो राइट आने चाहिए। ओके, और 3 पैसेजेस रॉन्ग, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स। ओके, तो इसके लिए अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ओके, तो एक बेसिक सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि आपको 2 आवर्स मिलते हैं सीसैट के लिए। उसमें से फर्स्ट 50 मिनट्स आपको कॉम्प्रिहेंशन को देने पड़ेंगे, आपको पैसेजेस को देने पड़ेंगे। और सर आप फर्स्ट 50 मिनट्स ही क्यों बता रहे हो, बताओ मुझे। अगर मैं फर्स्ट 50 मिनट इसके लिए बोल रहा हूँ कि समझो कि कॉम्प्रिहेंशन एक तो बड़े बड़े होते हैं, कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और जब भी आपका माइंड फ्री होता है तब आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो। अगर समझो कि आपने सबसे पहले कॉन्ट्स उठा लिया। ओके, अज्यूम करो कि आपने कॉन्ट्स उठा लिया फर्स्ट आवर में। ओके, अब मैक्स टू मैक्स समझो पेपर बहुत ही टफ आ गया, आप 12 क्वेश्चन कर पाओ, 12 से 13 क्वेश्चन कर पे आपने। ठीक है, उसके बाद आपको आपके ऊपर जो प्रेशर आएगा ना कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि लास्ट का 1 आवर बचा है, कितना क्वेश्चन करे और कितना नहीं। ओके, तो इसके लिए अगर आपने समझो पहले 50 मिनट्स में पैसेज कर दिए सारे, तो आपने 25 पैसेज कर लिए। अब आपको पता है कि 25 में से 20 प्लस, मिनिमम 20 प्लस तो मेरी राइट आनी ही है। अब मुझे और कितने चाहिए, 10 क्वेश्चन चाहिए, और 10 क्वेश्चन राइट चाहिए। अभी आप 12 13 15 भी कर लो, फिर भी कॉन्फिडेंट तो रहेगा कि नहीं भाई, आराम से 1 घंटे में 15 क्वेश्चन होना कितना ईजी है। ओके, तो ये हमारा मेंटालिटी का भी खेल हो सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करने पड़ेंगे। अब देखो गाइज, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको ना कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशंस, ये मैंने निकाला है। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है पैसेज सॉल्व करते वक्त, आपका पैसेज बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको ना पैसेज ढंग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इससे ही ऑप्शंस हटा सकते हो। ओके, और राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। बट बेसिकली हमें वो ईगो में जाना नहीं है, हमें ये ऑप्शन सारे लगा के, ठीक है, ये सारे फंडे लगा के हमें पैसेज भी पढ़ना है, ताकि हम कंफर्म हो सके कि नहीं भाई इसका आंसर यही है। तो सबसे पहले हमें कौन से ऑप्शंस को हटाना है। ओके, कौन से ऑप्शंस को हटाना है, तो रॉन्ग ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट को ना कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ये लोग, यूपीएससी वाले गवर्नमेंट को कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, हर एक पैसेज में, किसी भी पैसेज में अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रखा है तो वो आपका आंसर नहीं है। ओके, वो आपका आंसर होगा ही नहीं। ओके, तो अगर आपको देखिए कि ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो ऑप्शन हटाना है आपको। देन बेस्ट ऑफ साइड थीम और कोर थीम, साइड थीम एंड कोर थीम, मैं आपको एक कंसेप्ट अलग से बताऊंगा। साइड थीम और कोर थीम का कंसेप्ट क्या है, आपको बस फिलहाल इतना याद रखना है कि बेस्ड ऑन साइड थीम, अगर साइड थीम के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा, तो वो हटाना है। देन नैरो अप्रोच क्या होता है, नैरो अप्रोच ऐसा बोल सकते हो कि बहुत ही मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे ही होना चाहिए, यू शुड डू दिस, मस्ट डू दिस, ये काफी नैरो अप्रोच है।
आपको बहुत एक वाइड अप्रोच रखना पड़ेगा, एक हराइजन आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे हम जीएस में बोलते हैं ना कि जनरल स्टेटमेंट आर ऑलवेज राइट, और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो हटाने पड़ेंगे। तो ये वाली चीजें यहाँ पे भी लगेगी, ये हमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है तो हटाने, जैसे कि ओनली, मस्ट, नेसेसरी, असेंशियल। ठीक है, ये एक नैरो अप्रोच ही होता है। देन नेगेटिव टोन, नेगेटिव टोन अगर आपको रहेगा पैसेज में ऑप्शंस में, तो आपको वो भी ऑप्शंस हटाना है। नेगेटिव टोन मतलब क्या, क्रिटिसाइज कर रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव चीजें बोल रहा है, आपको देख के पता लग जाता है। जैसा होता है ना कि एक बंदा होता है काफी नेगेटिव नेगेटिव बातें करता है, उससे कभी बात करने का मन ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि उससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं। तो यहाँ ऐसे भी ऑप्शंस वही हटाने जहां से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं कि यार नहीं ये बहुत नेगेटिव वे में जा रहा है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो चीजें हटानी है, दोज ऑप्शंस विच आर नॉट रिलेटेड टू पैसेजेस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि आर्टिकल, ओके, आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, ये पैसेज में दे रखा है इतना। अब ऑप्शन में दे रखा है कि आर्टिकल 18 इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, आर्टिकल 18 इज अ फंडामेंटल राइट। ये बताओ कि ये स्टेटमेंट राइट होगा या गलत होगा। ऑब्वियसली स्टेटमेंट आपके जीएस के नॉलेज से आप सही करोगे, बट पैसेज में क्या बोला है, पैसेज में बस बोला है कि आर्टिकल 18 इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल, वहां पे तो फंडामेंटल राइट की बात ही नहीं करी है। ओके, तो पैसेज से रिलेटेड जो भी नहीं है, जो भी नहीं ऑप्शन में है, वो सारे आपको हटाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आगे कौन से ऑप्शन आपके राइट हो सकते हैं, कौन से ऑप्शंस आपके राइट होंगे, आप वो ऑब्वियसली मार्क करके आओ जाओगे। होलिस्टिक स्टेटमेंट, होलिस्टिक स्टेटमेंट मतलब इसको हम कोर थीम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, होलिस्टिक स्टेटमेंट मतलब समझो एक पैसेज है, पैसेज में 3 पैराग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें ना वो जो आपकी स्टेटमेंट होगी ना, हर एक पैराग्राफ से कुछ ना कुछ तो एक चीज लिख के यहां पे वो बोलेगा। ओके, तो वो हो जाएगी आपकी कोर थीम, और वो हो जाएगी एक होलिस्टिक स्टेटमेंट की पूरा पैसेज को समराइज कर दिया भाई साहब उसने एक लाइन में। ओके, वो हो जाती है आपकी होलिस्टिक स्टेटमेंट। देन पॉजिटिव टोन होगा, वो स्टेटमेंट का पॉजिटिव टोन होगा, एक वे फॉरवर्ड अप्रोच होगा। वे फॉरवर्ड मतलब एक सोल्यूशन बेस्ड, ओके, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। पॉजिटिव टोन, वे फॉरवर्ड मतलब ये वो एक सोल्यूशन दे रहा है कि भाई तुम ऐसा करो तो उससे जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी। प्रॉब्लम को वो क्रिब नहीं कर रहा है, इसके वजह से ये हो गया, उसके वजह से वो हो गया, इसने ऐसा किया तो ये हो गया, नहीं, वो एक सोल्यूशन दे रहा है। वो होता है ना हमारे जीवन में एक कोई तो एक ऐसा बंदा कि उसके पास जाओ बस वो सोल्यूशन दे देता है आपको, आपका जो भी इशू रहेगा उसके ऊपर उसके पास सोल्यूशन होता ही होता है। तो ऐसे ही ये जो होता है ना, ये सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच होता है। देन कोर थीम, ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको कोर थीम और मेन थीम का फर्क क्या है। ओके, कोर थीम और मेन थीम का फर्क क्या होता है, मैं इसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं कोर थीम और मेन थीम होता क्या है। सपोज सपोज आपका एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है, ठीक है, पैसेज क्या होता है ना, पैसेज में, ठीक है, ये मेरा एक पैसेज है, पैसेज में 3 पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ और ये थर्ड पैराग्राफ। ओके, मेरा फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेकंड पैराग्राफ बोल रहा है मेरा, समझो कि स्किल डेवलपमेंट प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, एंड थर्ड पैराग्राफ मेरा बोल रहा है सोशल डेवलपमेंट प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखो, अब यहां पे क्या हो गया ना, ये साइड थीम हो गई। साइड थीम क्या हो गई यहां पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, देन स्किल डेवलपमेंट एंड देन सोशल डेवलपमेंट। और आपकी कोर थीम क्या हो गई, कोर मतलब हर एक पैसेज में क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में थोड़ी ना थोड़ी बात होती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत आपको बहुत अच्छे से वो बताएंगे कि नहीं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात कर रहा है, आपको हिंट्स मिलेंगे थोड़े बहुत। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि यार पैसेज पूरा पढ़ने के बाद ये साइड थीम क्या होता है और कोर थीम क्या होती है। कोर थीम में आपको हर एक पैसेज, हर एक पैराग्राफ में उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बता देंगे, तो आपको आराम से आप जज कर सकते हो भाई साहब ये कोर थीम है और ये साइड थीम है। ओके, तो चलो
अब ये हो गया, आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, इतनी चीज़ें बहुत आप अच्छे से कर लो। ये पीडीएफ में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और लिटरली ये जो रॉन्ग और राइट ऑप्शंस मैंने बना के रखे ना, ये मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ओके, तो आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं टाइप्स, कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज। ठीक है, अगर कोई मुझे बोल रहा है कि भाई मैसेज क्या है, तो ऑब्वियसली वो कोर थीम के बेस के ऊपर ही होगा, और एक पॉजिटिव मैसेज होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, एक पॉजिटिव टोन होगा मैसेज, तो वो बोल रहा है मैसेज के बारे में। देन द पैसेज सजेस्ट, सजेस्ट क्या पैसेज सजेस्ट कर रहा है। देन अजम्पशन, ओके, अजम्पशन देखो, अजम्पशन के ऊपर मैं बहुत एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बहुत सारे अजम्पशन सॉल्व करूंगा और अजम्पशन के पीछे का फंडा बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे करते हैं। देन आता है कि रिफ्लेक्ट द क्रक्स, मतलब क्रक्स बोल रहा है, अगेन ये क्रक्स बोल रहा है मतलब कोर थीम के बारे में बात कर रहा है। देन इन्फरेंस, इन्फरेंस अगेन ये कोर थीम की बात हो रही है ना, इन्फरेंस मतलब इससे हम ये इन्फर कर पा रहे हैं। ओके, देन विच रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइड बाय द पैसेज, व्हाट इज द मेन आइडिया, बेस्ट सम अप द पैसेज, ये समरी हो जाएगी। अब समरी भी ऑब्वियसली कोर थीम से ही बात होगी, तो इसके लिए हमें हमने जो राइट ऑप्शंस मैंने बना के रखे हैं ना, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। देन इसके बाद पूछता है कि वो रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल, रैशनल एंड लास्टिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच और प्रैक्टिकल। अब देखो प्रैक्टिकल और रैशनल कैसे हो सकता है, ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो क्लाइमेट चेंज क्या, हमें शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट चेंज के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देखनी चाहिए। अब ये प्रैक्टिकल और रैशनल नहीं है ना, कैसे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से कैसे पॉसिबल है चीजें, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन होने चाहिए, जो हो जाएंगे प्रैक्टिकल और रैशनल। ओके, देन क्रिटिकल इन्फरेंस, ओके, देन जीस्ट, टोन, क्रिटिकल मैसेज क्या बता रहा है भाई, रिफ्लेक्ट द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। इसमें ना आप ज्यादा कंफ्यूज होना मत, मैंने जितने राइट और रॉन्ग ऑप्शन बताए ना, अब उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना, आपके पैसेजेस बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट, विच स्टेटमेंट बिलो रिफ्लेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, अगेन वो मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फरेंस, स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, ठीक है, यही सारे टाइप्स हो जाते हैं, इतने ही टाइप्स है, इसके बाहर टाइप्स नहीं जाएंगे। तो चलो अभी हमने जो जो समझा है उसके ऊपर पैसेज सॉल्व करने के लिए देखते हैं, ठीक है, चलो बढ़ते हैं। ये मैंने 2023 का पेपर के पैसेजेस लगा रखे हैं 2023, ताकि एक लेटेस्ट पैटर्न रहेगा तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो पैसेज सॉल्व करने का ना एक बहुत ही तरीका होना, एक बहुत अच्छे से आपका तरीका होना चाहिए। ओके, तरीका क्या होगा, ओके, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, मैं आपको वो बताऊंगा तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप पैसेज सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्विंग ऑफ पैसेजेस। सबसे पहले क्या करोगे आप, रीड द ऑप्शन, रीड दी ऑप्शंस। ऑप्शन रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शंस लिटरली एक्सट्रीम दे रखा है, ठीक है। अब देखते ही उसको जो रॉन्ग ऑप्शंस मैंने बता रखे हैं ना, यहां पे देखो, यहां पे जो मैंने रॉन्ग ऑप्शंस बता रखे हैं ना, आपको यहां से तीर, आप आराम से दो ऑप्शंस यहां से हटा सकते हो। अभी देखो, अभी आपने क्या किया, बस रीड करके आपने दो ऑप्शंस हटा दिए। अब मुझे बताओ, मुझे चार ऑप्शंस रीड करने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में मैंने दो ऑप्शन हटा दिए। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा दो ऑप्शंस बचे। अब दो ऑप्शंस में से ऑब्वियसली एक कोर थीम होगी, एक ऑप्शन कोर थीम पे होगा, एक ऑप्शन साइड थीम पे होगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि कोर थीम कौन सी है और साइड थीम कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग आप आराम से आंसर ले सकते हो। अब यहां पे देखो, आप यहां पे क्या हो रहा है, आपने सबसे पहले जो पैसेजेस है ना, ठीक है, उसके पहले दो ऑप्शन हटा दिए, उसके वजह से क्या हो गया, आपके पास दो ऑप्शन बच गए। अब दो ऑप्शन की वजह से आपने आपका जो ध्यान लगाने का पैसेज के ऊपर ये है ना, वो बहुत नैनो कर दिया। मतलब आपको देखना है कि कोर थीम क्या है और साइड थीम क्या है।
तो दो ऑप्शंस में से आपको आंसर निकालना है। तो इसके वजह से ना एक्यूरेसी आपकी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। क्यों? आपको बस दो ऑप्शंस में से ही निकालना है आंसर। ओके, तो चलो इसी बेसिस पे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और एक बात इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है पैसेज सॉल्व करते वक्त, आपके जो ऑप्शंस होंगे, ठीक है, आपके ऑप्शंस मोस्ट मोस्ट लाइकली करेक्ट कौन सा होगा। एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं चाहिए हमें, मोस्ट लाइकली करेक्ट, मतलब चार ऑप्शन में से कौन सबसे ज्यादा करेक्ट है। चार में से कंपैरेटिव चाहिए हमें, ये कंपैरेटिव, चारों को आप कंपेयर करके बोलोगे कि भाई ये बहुत करीब है इसका आंसर। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, बढ़िया आंसर कैसे आ गया, ये पैसेज में दिया ही नहीं, बढ़िया आंसर कैसे आ गया। आपको क्या करना है, आपको चारों में से मोस्ट कंपैरेटिवली कौन सा सही है आपको वो सिलेक्ट करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पैसेज, ठीक है, फर्स्ट पैसेज क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको, आपको ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये जो क्वेश्चंस देते हैं ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको कि क्या दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट। देखो इमीडिएट बोला है ना यहाँ पे, इमीडिएट एक्शन, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि इमीडिएट एक्शन टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ओके, चलो, अ नेशनल pragmatic legal and policy framework of water allocation should be made। ठीक है, पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, इसमें तो कुछ एक्सट्रीम है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक एंड ह्यूज एक्वाफायर क्रिएटेड। अब देखो मैंने क्या बोला था, रैशनल और इमीडिएट चाहिए ना, इसके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो। ये इमीडिएट एक्शन है क्या, ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, तो ये हटा दो, क्योंकि यार ऑल रिवर्स और उसके बाद ये ऑल रिवर सिस्टम, ये वापस एक्सट्रीम भी हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम भी हो जाता है ऑल रिवर सिस्टम, तो ये भी हटा दिया। वाटर चैनल बिटवीन रीजन ऑफ सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, नॉर्मल है, इसमें कुछ इशू नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, मुझे इसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं दिख रहा है। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। अरे भाई साहब, अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, आपके मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ही नहीं। ये बताओ मुझे, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है क्या? आपने इकोनॉमी पढ़ी है, इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा है। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको लग रहा है यार वाटर डिमांड कैसे कम कर सकते हो? उसकी वाटर डिमांड नहीं कम कर सकते। ओके, तो देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हम दो ऑप्शंस ऐसे ही हटा देंगे। मैंने यहां पे दो ऑप्शंस हटा दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी एक साइड थीम होगी और एक कोर थीम होगी। अब मैं साइड थीम और कोर थीम को ढूंढूंगा। चलो देखते हैं, पढ़ते पैसेज। वी ऑफन hear about conflicts among different states in India over rivers water. Of 20 major river system, 14 are already water stressed. 75% of population live in the water stressed region and a third of whom live in the water scarce area. Climate change, the demand of the rising population and the need of the agriculture to keep pace and increase the rate of urbanization and industrialization, we will exacerbate water stress. Okay, according to the Constitution of India, water is a state subject and not that of union, except for regulation of interstate rivers. Key to ensure balance between competitive demand of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water among constituted regions and states. Allocating fair share of water to them require assessment based on objective criteria such as specificities of river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc., while ensuring the environmental need of the river and aquifer. Okay, अब देखो, अब मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं। मेरे पास ऑप्शंस कौन से बचे? मेरे पास ऑप्शंस बचे हैं, वाटर चैनल रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड एंड अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ वाटर अलोकेशन शुड बी मेड। अब देखो, ये वाटर अलोकेशन की ही तो बात कर रहा है, कोर थीम क्या बात कर रहा है हम लोग,
और ये क्या हो जाता है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन में बताया नहीं है कि भाई ये ऐसे वाटर चैनल्स बताओ। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जो पैसेज से ज़्यादा रिलेट कर रहा है ना आपका, वो ऑप्शन होगा। और यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क भाई बनाओ। इसमें गलत क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेम 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 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज रिफ्लेक्ट द बेस्ट इंप्लाइड बाय द मैसेज बाय द पैसेज। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया। कोई बात नहीं, सही बात है भाई, स्ट्रेंथन होनी चाहिए, इसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज अ नीड ऑफ द आर। सही है, ये भी स्किल डेवलपमेंट चाहिए भाई साहब। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट तो चाहिए, इसमें भी कुछ नहीं ये एक्सट्रीम। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड स्पेशल अटेंशन। यार ये एक्सट्रीम हो गया ना, आप कैसे बोल सकते हो कि ओनली स्किल्ड लेबर? भाई साहब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ओनली स्किल्ड लेबर ये हो गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ओके, अब आगे क्या बोला है, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज्ड बाय अस अटेंशन शुड टू बी पेड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें बोली है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात हुई है, प्लस यहाँ पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रखी है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोर थीम होगी, ये कोर थीम हो सकती है। ठीक है, चलो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। More than half of Indian women and almost quarter of Indian men of working age suffer from anemia. According to the studies, they are anywhere from 5 to 15 less productive than they could be. As a result of, India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million workdays to the country annually. But what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of the cognitive ability, malnourished children, Indian children, perform 2 or 3 times worse than their educated peers. For economy that which need dependent on highly skilled worker, this poses a significant challenge, and it is one of the really and it is one that really should be addressed given the Indian demographic outlook. चलो आगे अब देखते हैं। मुझे बताए एजुकेशन और रूरल के बारे में कुछ बताया नहीं बताया। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, नहीं ये तो है, बट ये साइड थीम है। न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, एनीमिया वगैरह बात करा है ना उसने, तो ये भी नहीं है। तो मैंने कहा था ना कि कोर थीम कैसे जानते हैं, एक बार कोर थीम और साइड थीम पता चल गई ना, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। Adaptation to the climate change and mitigation responses are basically the responsibility of the government. अब मुझे एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा फिनोमिना है, बस गवर्नमेंट की बात है क्या? एज अ सिटीजन, एज अ प्राइवेट कंपनी उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। ठीक है, बर्डन से बोलने से अच्छा बोलूंगा मैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सिर्फ गवर्नमेंट क्यों करेगी? हमें एक सिनर्जिक ये चाहिए, ठीक है, एफर्ट चाहिए इसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ऑप्शन प्रैक्टिकल है ही नहीं। देखो, लॉजिकल एंड रैशनल बोला है। क्लाइमेट चेंज कॉज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कॉजेस अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न ऑफ द कंट्री। यार ठीक है, इसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं है, यही है। ठीक है, अब आगे, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्शन डिसीजन। Risk perception of farmer are important for motivating them for taking adaptation decisions. ये भी ठीक है, इसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं है। Since mitigation is not possible, government should come up with the policy for quick response to climate change. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ये नेगेटिव टोन बता रहा है, ये नेगेटिव टोन है, और मैंने बताया था नेगेटिव टोन। ठीक है, नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव टोन हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में बहुत अच्छे से दिया रहेगा हमें क्या बताना है। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ फार्मर आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड possess less adaptive capability to climate change, perhaps because of credit and other constant. So one cannot expect autonomous adaptation to climate change.
even it was possible, even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change. To deal with this, adaptation to climate change is paramount, alongside a fast mitigation response. Another solution is to have a planned or policy-driven adaptation, which would require the government to come up with a policy recommendation. Perception is necessary prerequisite for adaptation. Whether farmers are adapting agriculture practices to climate change depend on whether they perceive it or not. However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with the climate change. चलो अब देखते हैं, अब मैंने कौन से ऑप्शंस हटा दिए तो और मेरे पास कौन से ऑप्शंस है. क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न ऑफ द कंट्री. यार ये जो है ये साइड थीम है, इसमें फार्मर की तो बात ही नहीं करी है. ठीक है, फार्मर की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, और पूरा पैसेज में फार्मर के बारे में कितनी बात रखी है. अब देखो, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम टू टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजन. अब देखो, फार्मर के बारे में यहाँ पे भी बात हो रखी है, रिस्क मिटिगेशन के बारे में. ठीक है, फार्मर के बारे में भी यहाँ पे भी बात हो रखी है. ओके, देन एडेप्टेशन के बारे में यहाँ पे भी बात हो रखी है. तो हमें क्या करना है, हमें एक कोर थीम चाहिए. तो इसके हिसाब से मेरी कोर थीम क्या होगी? ठीक है, इसके हिसाब से मेरी कोर थीम क्या होगी? माय आंसर विल बी, कहा गया, सी. ओके, चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इसको एलिमिनेट कर रहा हूं इन सारी चीज़ों को. चलो आगे बढ़ते हैं. और कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4, चलो और एक 6-7 क्वेश्चन लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा. अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन. देखो, अब अजम्पशन में ना आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है. अजम्पशन आपको क्या होता है ना, एक होता है फैक्ट और एक होता है अजम्पशन. ओके, आपको मैं एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही बेसिक वे में एग्जांपल दे देता हूं. समझो, आपने घर पे आपकी मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी आज मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा. ये हो गया फैक्ट. आपने मम्मी को बोला मम्मी मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा, ये फैक्ट हो गया. तो उसके ऊपर से अजम्पशन क्या क्या हो सकता है? इसके ऊपर अजम्पशन हो सकता है आपको भूख नहीं लगी है, आप बाहर से कुछ खा के आओगे. ये 2 अजम्पशंस हो सकते हैं. सही बात है. अभी आपने मम्मी को तो बोला नहीं मैं बाहर से खा के आ रहा हूं या फिर मुझे भूख नहीं है, आपने बस बोला मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा. तो उसके बेसिस पे आपके मम्मी ने ये 2 चीजें अज्यूम कर सकते हैं. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अजम्पशन में, पैसेज में एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसके अकॉर्डिंग आप वो अज्यूम कर रहे हो वो चीज. ओके, तो बेसिकली अजम्पशन में आपको बस इतना ही ढूंढना है और बाकी के हमारे जो ये है लॉजिक्स है वो लगा लो, नेगेटिव और पॉजिटिव और रॉन्ग और राइट ऑप्शंस के. चलो देखते हैं. यू आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्यूर देन प्रिवेंशन. ठीक है, इसमें भी कुछ इशू नहीं है. इट इज अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पब्लिक. देखो, जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. यार सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होगा, यहाँ पे पब्लिक को भी काम करना पड़ेगा, सिटीजन्स को भी. हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गोज ऑन अनअटेंडेड. अब देखो, यहाँ पे कैन बोला है ना, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आ जाती है. कैन में आपको एक पॉसिबिलिटी आएगी, तो इट कैन बी प्रोटेक्टेड. क्या इशू है इसमें? लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग. देखो, अब ये होगी ब्लेमिंग स्टेटमेंट, ये क्रिटिसाइज कर रहा है. ठीक है, ये हो रही है आपकी नेगेटिव टोन, ये हटा दो. ये बोल रहा है कि भाई वेस्टर्न वैल्यूज को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो. वो तो ऐसा हो जाएगा कि भाई मुझे क्यों तोड़ा, मैंने क्या किया तुम्हें, वेस्टर्न वैल्यूज ने. सही बात है, मुझे क्यों तोड़ा. तो ऐसा नहीं होगा. तो अभी आपके पास ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन सी है. चलो पैसेज पढ़ते हैं, हमें पता लग जाएगा. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम. सब्सटेंशियल चेंज इन लाइफस्टाइल कैन बी रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम. Substantial can be reduced environmental or health problem, but the idea appear almost impossible to adopt. With environmental problem, individual efforts can be perceived as having negligible effort and therefore lead to inertia. वापस पढ़ता हूँ. With environment problem, individual effort can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. With health, on the other hand, individual choice can make the difference between life and death, literally. And yet bearing a few, there seems to be a same collective lethargy towards making the choice. ठीक है, अब देखो, we are likely to spend more or money on prevention than cure. ये तो मुझे नहीं लग रहा है.
हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गोज अनअटेंडेड। देखो यहाँ पे ये अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना ये वाला पार्ट तो आपको पता लगेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following reflect the crux of the passage? The scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty elevation। ठीक है, देखो वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा है, रखते हैं, शायद हो सकता है पैसेज में, मुझे पता नहीं है। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ द पॉलिसी। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ द पॉलिसी डिबेट। देखो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है कि क्या बोल रहा है कि यार पॉलिसी बेस्ड, मतलब वो बोल रहा है कि फूड बेस्ड न्यूट्रिशन रखना चाहिए हमें पॉलिसी डिबेट के ऊपर। क्या बात है इसमें, क्या इशू है? न्यूट्रिशन ऑफ स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इंप्रूव बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जीएम क्रॉप्स। अब देखो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है क्योंकि जीएम क्रॉप्स को हम पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जीएम क्रॉप्स को दे रहे हैं क्या परमिशन? बीटी कॉटन को छोड़ के आई गेस और एक क्रॉप को दे रखा है, ठीक है, ब्रिंजल को दिया था वो हटा दिया। अब मुझे बताओ कि अगर जीएम क्रॉप्स को हम इतना प्रैक्टिकली नहीं दे रहे तो यहाँ पे पैसेज क्यों बोलेगा? तो ये ऑप्शन मैं ऐसे ही हटा दूंगा। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम विच रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन एंड एलिमेंट। ये भी हो सकता है, मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना मुझे पता नहीं चलेगा। Many people are not eating the right food. For some, it's simply a decision to stick with food they enjoy, but which is not too healthy. This is leading to increase in non-communicable diseases. This in turn lead to a major burden on our healthcare system that have potential to derail the economic progress, which is essential for the poor to improve their life. For others, it is about limited access to the nutritious food or lack of affordability, leading to the monotonous diet that do not provide the daily nutrient for them to develop fully. Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutrition need. Somewhere along the long road from farm to fork, there are serious detours taking place. अब देखो जीएम फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बात नहीं किया, जीएम क्रॉप के बारे में बात नहीं किया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात नहीं किया, तो सिंपल है मेरा आंसर भी ये हो जाएगा। क्योंकि फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ द पॉलिसी यही तो बात कर रहा है कि भाई साहब कोई अनहेल्दी खाता है क्योंकि उनको पसंद है, किसी की पोटेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है हेल्दी खाने की न्यूट्रिशन बेस्ड, तो हमें पॉलिसी ऐसे बनाएंगे तो सबको एक्सेसिबल होगा ना वो चीज़। ओके बहुत ही सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अजम्पशन पे वापस आ गए। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन कैन बी मेड। कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज। भाई साहब सिटीजन्स ने क्या कर रखा है? अभी तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। सिटीजन्स क्यों गवर्नमेंट को ये सारी चीजें करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग? भाई सिटीजन भी तो करो ना, सिनर्जी अप्रोच रखो, ठीक है। रिसोर्सेज रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजी इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर यूनिट। भाई गवर्नमेंट ने कौन से घोड़े मारे आपके? ठीक है कि आप बोल रहे हो कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। चलो देखते हैं, फिर भी हो सकता है, कैन भी बोला ना, एक पॉसिबिलिटी आ जाती है। जब तक मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा मुझे आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। In India, segregation of municipal waste is at source is rare. Recycling is the most with the informal sector. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for the processing, resource recovery and disposal. Where does waste to energy fit into all this? Ideally, it fits the change after segregation between wet waste and the rest. Collection, recycling and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in the converting waste to energy depend on what is the waste, that is biodegradable versus non-biodegradable component and its calorific value. Okay, the biodegradable component of Indian municipal solid waste is little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing this. चलो देखते हैं। अब बोला कि गवर्नमेंट एजेंसी की, ये तो बोला ही नहीं है, मैंने पहले ही कहा था ऐसा कुछ बोला नहीं। अब बोला ही नहीं ना कि प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, उन्होंने बोला है कि भाई
ये गवर्नमेंट के पास भी इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत जा रहा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का नाम लिया ही नहीं कहीं पे कि वही कर सकते हैं, तो ये भी नहीं। तो माय आंसर विल बी डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द बेस्ट क्रक्स ऑफ द पैसेज। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। ये नहीं है, ये क्रक्स नहीं है, ये नहीं बोला है। बायोमिथेनाइजेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ द जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब देखो ये चीज़ बोल रखी है, बट ये बस एक ही जगह पे है ना, साइड थीम हो सकती है, ये मेरी मेन थीम होगी। और क्रक्स बोला है ना, तो क्रक्स मेरी मेन थीम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बस बोला है बायोमिथेनाइजेशन के बारे में। सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द सॉलिड टू वेस्ट एनर्जी। चलो भाई ये मान सकता हूँ, यहाँ पे सेग्रीगेशन के बारे में बात कर रहा है और पूरा पैसे सेग्रीगेशन के बारे में भी तो बात कर रहा है। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियन म्युनिसिपल वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। देखो ये नेगेटिव टोन हो गया, नेगेटिव टोन को आप ऐसे ही हटा दो, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बोल रहा है ना, हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में भी तो बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग माई आंसर विल बी सी। ठीक है, चाहिए तो आप वापस एक बार पैसेज पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव अहेड। ये वाला पैसेज बहुत है, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज है। यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत सारे आंसर्स किसने पे ये कर रखा है, किसने और बोथ 1 and 2 दिया है, किसने नन दिया है, किसने 1 दिया है, किसने ओनली 1 दिया, किसने ओनली 2 दिया है। तो ये सॉल्व करते हैं। विथ रेफरेंस टू द अबाउ पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग assumption कैन बी मेड। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, कोई एक्सट्रीम नहीं है, इसको ऐसे ही रखता हूँ। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन, यहाँ पे नेगेटिव टोन नहीं है ये। ठीक है, ये नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन नेगेटिव टोन थोड़ी ना है। उसने बोला कि उनके लिए वो अच्छा नहीं है, बस इतना ही बोला है। तो इसको नेगेटिव टोन समझ के हटा मत दो। जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें आंसर नहीं पता चलेगा, अजम्पशन बोला है। पढ़ते। साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो। साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू ग्रोइंग सीजन। They are found that the warmer winter with less snow resulted in a longer lag time between spring event and more protracted vernal window. This change in the spring timetable has ecological, social and economical consequences. ये important line मुझे लग रही है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। For agriculture, fishery and tourism, as the ice melt early, the bird don't return, causing a delay lengthening in springtime ecological event. ठीक है, as the ice melt early, the bird don't return, causing a delay lengthening the springtime ecological event. Global warming is causing spring to come early and for longer duration. मुझे एक बात बताओ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करी है, वार्मर विंटर्स के बारे में बात करी है, बट वार्मर विंटर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है क्या? यहाँ पे बात ही नहीं करी है पैसेज में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। यहाँ पे बोला है कि भाई जो बर्ड है वो लेट से आते हैं, दे डू नॉट रिटर्न एज द, देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, एज द अर्थ एज द आइस मेल्ट अर्ली द बर्ड डोंट रिटर्न कॉजिंग, ठीक है, कॉजिंग अ डिले एंड लेंथनिंग ऑन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट। ठीक है, वहां पे कहां पे बोला इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड फॉर ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। रादर इसको उल्टा कब बोला है, बर्ड नहीं आ रहे हैं इसके वजह से जो स्प्रिंग टाइम है इकोलॉजिकल इवेंट को लेंथ बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये उल्टा बोला है, तो माय आंसर विल बी डी। पैसेज को समझो और फिर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा आंसर। चलो वन मोर अजम्पशन। ठीक है, क्या बोला है, द पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू द पेटेंटीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेसिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंट मेडिसिन। ठीक है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है, मान सकता हूं मैं। डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। ठीक है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है। प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइसेस इज अ की गोल
ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मेनी कंट्रीज, ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट नीड टू फाइंड अप्रोप्रिएट, अच्छा गवर्नमेंट नीड टू फाइंड अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द पेटेंटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट्स, ये भी ठीक है। अब देखो मुझे ना यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सट्रीम और नेगेटिव टोन नहीं मिली, जब तक मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा तब तक मुझे आइडिया नहीं लगेगी। अब क्या लिखा है, पढ़ो भाई, एक मिनट, कहाँ गया। फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स, pharmaceutical patent grant protection to the patentee for the duration of patent term. The patentees enjoy the liberty to determine the price of the medicine, which is a time limited to the period of monopoly, but could be unaffordable to the public. Such patent protection offered to the patentee is believed to benefit the public over the longer term through innovation and research and development (R&D). And although it's come at its cost in nature of higher price for patent medicines, the patentee regime and the price protection through a legally validated high price for the medicine during the currency of patent provide the patentee with the legitimate mechanism to get returns on the cost incurred in the innovation and research. ठीक है, अब मुझे पता चलेगा कि पैसेज में क्या क्या बोला हुआ है। Patent is protection to give a patented put and huge burden on the public purchasing accessing the patent medicine, यही तो बोल रहा है कि भाई बहुत महंगे कर दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, ठीक है, ये जो लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये जो लाइन है ना, क्या लिखा है, लिबर्टी टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द मेडिसिन, यहाँ से मैं ये अजम्पशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। Dependence on the other countries for pharmaceutical products is a huge burden on the developing and poor countries। भाई ये तो बोला ही नहीं है, ये तो कहीं पे भी नहीं बोला है पूरे पैसेज में, तो 2 में हटा दूंगा। Providing medicine to the public at the affordable price is the key goal during the health policy design in many countries। यहाँ पे many countries की बात करी है क्या, यहाँ पे कौन से कंट्री की बात करी है, यहाँ पे किसी भी कंट्री की बात नहीं करी है, इसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि ये कंट्री और वो कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन 4 भी हटा रहा हूं मैं, क्या ऑप्शन कौन सा, 3 भी हटा रहा हूं मैं, ऑप्शन 3 भी हट गया। अब बचा क्या मेरे पास, ऑप्शन 1 एंड 4, ठीक है। देखो क्या, गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस, सही बात है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ओके, गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई साहब, लोगों के जेब में से पैसे ही खत्म हो जाएंगे, ओके। तो मैं आंसर विल बी बी। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया कि अब पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। आप ये जो पूरी पीडीएफ है, ठीक है, पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा आपके लिए, ओके। और ऐसे मैं अजम्पशन के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपकी एक्यूरेसी अजम्पशन में राइट हो जाए, क्योंकि अजम्पशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, 7 to 10 क्वेश्चन अजम्पशन के आते ही आते हैं, ओके गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।